तो बच्चों, आज की जो क्लास है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो चैप्टर है क्लास 11th का, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये 11th के सिलेबस से हट गया था। पहली तो बात ये हो गई कि बच्चों ने इसको 11th में पढ़ा ही नहीं। दूसरा ये भी है कि इसका रेफरेंस जगह 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 11th और 12th में आ रहा है, और इसके क्वेश्चंस लॉजिक बेस कम और नॉलेज बेस ज़्यादा आते हैं। मतलब जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। दूसरा एक फायदा और भी है, इसके बाद जब हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। जो कॉन्सेप्ट यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सेल से बनते हैं टिश्यू, ये आप जानते हैं, और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ये आप जानते हैं, है ना। अगर आप टिश्यू की पहचान करना चाहते हैं तो उसकी सेल्स की पहचान करना सीख लीजिए। गलत है कि सही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि प्लांट में एक टिश्यू होता है पेरेनकाइमा, तो पेरेनकाइमा टिश्यू की पहचान क्या होगी? उसकी सेल्स थिन वॉल्ड होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं? थिन वॉल्ड होती हैं, मतलब उस पर कोई थिकनिंग नहीं होती वॉल पे। सेल वॉल पे कोई थिकनिंग नहीं होती। और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। अगर ये पहचान हमें हो जाए कि ऐसी सेल्स हैं, तो हम बता देंगे कौन सा टिश्यू है, पेरेनकाइमा है। अब अगर हमें किसी ऑर्गन की पहचान करनी है, आपने जो चैप्टर 5 पढ़ा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें पता है कि कितने ऑर्गन आपने पढ़ने थे? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, 6 थे ना। इनफ्लोरोसेंस भी थी साथ में। अब 6 में से आधा कर दिया सिलेबस इस चैप्टर में। अब आपको पढ़ने के लिए सिर्फ 3 दिए हैं बेटा। कितने? रूट, स्टेम और लीफ, सिर्फ 3 ऑर्गन अब आपको पढ़ने हैं। किसके? रूट, स्टेम और लीफ किसके पढ़ने हैं? डाइकॉट के भी और मोनोकॉट के भी। तो 6 हो गए ना। वापस 6 का नंबर आ गया। रूट, स्टेम और लीफ डाइकॉट की, रूट, स्टेम और लीफ मोनोकॉट की। ये आपको पढ़ने हैं यहां पर। इन ऑर्गन्स की पहचान कैसे होगी कि ये डाइकॉट की रूट है, डाइकॉट की स्टेम है, या डाइकॉट की लीफ है? मोनोकॉट की स्टेम है, मोनोकॉट की रूट है, मोनोकॉट की लीफ है। किससे होगी पहचान? टिश्यू से होगी। यस और नो? और टिश्यू की पहचान किससे होगी? सेल से होगी। हाँ या ना? ठीक। उससे भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेज नंबर 245, ये तो इस चैप्टर का पेज ही नहीं है। निकालिए मत। आई एम नॉट आस्किंग यू टू ओपन पेज नंबर 245। पेज नंबर 245 में साफ लिखा हुआ है कि जैसा तुमने पढ़ा है इस चैप्टर में। अब पेज नंबर 245 का जो चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में आधा था 11th में। नीट में पूरा आ रहा है। नीट में पूरा आ रहा है। हाँ बच्चों, तो ये चैप्टर कौन सा है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 11th में इसका सिर्फ एक पोर्शन था, प्लांट हार्मोन हमें पढ़ने थे, है ना। अब नीट में ये चैप्टर पूरा आ रहा है, और नीट में ये भी चैप्टर पूरा आ रहा है। इसके क्वेश्चन कहाँ होंगे? सेक्शन बी में, बॉटनी में। सेक्शन बी में डिलीटेड टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन बी आसान होता है। समझ लो इस बात को। सेक्शन ए के क्वेश्चन तो आपको सारे करने हैं, वो तो कंपलसरी है, 35 के 35। और सेक्शन बी में से आपको 15 में से 10 करने हैं। अगर आपने 11 कर दिए तो पहले 10 चेक होंगे। आपने 15 के 15 कर दिए तो पहले 10 चेक होंगे। कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया है, आप अपना दिमाग मत लगाना कि हम सब कर दें। उन्होंने कहा डू एनी 5, हमने लिख दिया चेक एनी 5। ऐसे थोड़ी होगा। यस और नो? आप एग्जामिनर से भी ज्यादा, तो ऐसा भी था एक मेरे क्लास में, मतलब मेरा जूनियर था, एंड ही वाज द टॉपर ऑफ द स्कूल, कुणाल सरकार, आईआईटीएन हो गया वो। तो वो ऐसे ही करता था। और मैथ्स के तो इकबाल सर को सब जानते हैं, मुरादाबाद में केसीएम में थे वो। बाल्ड, इकबाल सर, हैज नो बाल ऑन हिज हेड, राइट, हेयरलेस, बट ही वॉज अ डैम
गुड टीचर ही इज इन मैथ्स। तो उन्होंने, वो हमेशा पेपर देते थे डू एनी फाइव, तो वो लिख के आता था चेक एनी फाइव, वो पूरा पेपर करता था और पूरा स्कूल उससे इम्प्रेस था, इवन सर भी। जबकि टीचर नाराज हो जाते हैं कि इतनी हिम्मत तुम्हारी। तो वो लिखता था डू एनी फाइव, तो कहता था चेक एनी फाइव, पूरा पेपर करके आता था और उसके 100% मार्क्स आते थे। तो ऐसे बहुत कम होते हैं। तो आप अगर 15 के 15 कर देंगे सेक्शन बी में से, तो उसमें से सिर्फ, जी हाँ ये समझ लीजिए, तो सेक्शन बी में क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ये डिलीटेड टॉपिक में से है ना। इसके क्वेश्चन जो है वो चैप्टर सेक्शन ए में मिलेंगे क्योंकि ये डिलीटेड टॉपिक नहीं है, इसमें प्लांट हार्मोन हमको सिलेबस में पढ़ाया गया। इतना आसान है कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, हम 5 सेंटेंसेस लिखेंगे बच्चों, और सबका आंसर एक ही है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इस चैप्टर में मिलेगा, इस चैप्टर में मिलेगा, एक्चुअली 11th और 12th पूरी बायोलॉजी में बार बार आता है ये नाम, और उस नाम को आप जानते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन। यस और नो? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? सेल्स बिकमिंग स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। यस और नो? जब कोई सेल कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए स्पेशलाइज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब इस बात को हम कैसे समझें? तो हम ये बोलते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वो परमानेंट बन गई। सेल की जगह टिश्यू भी लिखा हुआ हो सकता है बच्चों। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाए, ठीक है? या तो सेल लिख दें या टिश्यू लिख दें। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यू कौन से होते हैं? जो डिवाइड करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? डिवाइडिंग सेल नॉन डिवाइडिंग हो जाए। लेकिन हम इस तरह से परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन नहीं बताते। हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं बच्चों विच हैव एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है? और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू को आप बोलेंगे दे हैव सेल्स विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। डिफरेंस देख रहे हैं? आसानी से कह दिया कि नॉन डिवाइडिंग, ऐसा नहीं बोलते हैं। यहां तो लिख दिया कि जो डिवाइड करते थे वो अब डिवाइड नहीं करते, डिवाइड करना छोड़ दिया उन्होंने। जिंदगी भर सेल डिवाइड थोड़ी करेगी, परमानेंट भी तो बनेगी, हाँ या ना? आप जिंदगी भर बड़े होते चले जाएंगे, कुछ और काम नहीं करना, नीट की तैयारी नहीं करनी, यस और नो? ये बस बढ़ते ही रहेंगे, लंबे होते रहेंगे। तो आप ये मत बोलना कि डिवाइडिंग सेल्स नॉन डिवाइडिंग हो गई। आपको ये बोलना है कि डिवाइडिंग सेल्स व्हेन दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, जब वो डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर दें, छोड़ दें डिवाइड करना, तो वो परमानेंट बन जाते हैं, ठीक है? इस बात को लिखा तो ऐसे ही जाएगा, डिवाइडिंग से नॉन डिवाइडिंग। लेकिन परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन में नॉन डिवाइडिंग नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। बात को समझ लेना अच्छी तरह से। तो चाहे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट हो या डिवाइडिंग सेल्स नॉन डिवाइडिंग बन जाएं, आंसर क्या होगा? डिफरेंशिएशन, ठीक है? लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? सेल का लिविंग कंटेंट, जीव द्रव्य जिसका नाम होता है, हाँ या ना? क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? लिविंग कंटेंट ऑफ ए सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ ए सेल। तो जब सेल का लिविंग कंटेंट खत्म हो जाएगा तो सेल डेड हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? ना तो निकलना ही नहीं चाहिए गलती से भी, चाहे समझ में आए ना आए, हाँ बोलना है, जी सर समझ में आ गया, बोलना यही है, समझ लो, हैं? समझ में आ गया ना? गुड।
इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिविंग से डेड हो जाना। कोई डेड होता है या डेड हो जाता है? डेड कौन होते हैं? जो पहले लिविंग थे। अगर किसी सेल का प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाए तो वो डेड हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है समीर बेटा? लिविंग कंटेंट ऑफ ए सेल, जीव द्रव्य। अगर खत्म हो जाए सेल का तो वो डेड हो जाती है। यस और नो? तो आप चाहे ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। आप चाहे ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। लेकिन एक ही बात को दो तरीके से लिखा जा रहा है, एक ही बात को दो तरीके से लिखा जा रहा है, ये बात समझ लीजिए। नहीं समझ में आई बात? ये आ गई? लेट मी नो। इसी तरह से प्रोटोप्लाज्म लॉस हो जाए या लिविंग से डेड हो जाए, एक ही बात है। उसको भी क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। एक और बचा, क्योंकि मैंने ये ऐड कर दिया ना फालतू की बात, जो बचपन से आप पढ़ रहे हैं। जब सेल कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए स्पेशलाइज हो जाए तो उसको भी डिफरेंशिएशन कहते हैं। वरना तो 5 ही पॉइंट होते थे। अब एक रह गया, कौन सा है वो? हम्म। लॉस ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब तो ये हुआ कि यही वाला याद करना है, बाकी तो सब हमें याद थे। किसी सेल का न्यूक्लियस खत्म हो जाना भी क्या है? डिफरेंशिएशन। न्यूक्लियस क्यों खत्म हो गया? क्योंकि अब उसको स्पेसिफिक काम करना है। ठीक है। न्यूक्लियस की जगह फालतू में सेल में आएगी, उसे हटा दिया। किसी दूसरी सेल से कह दिया कि तुम हमारे एक्टिविटी को कंट्रोल करना, हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है। कौन करता है ऐसा प्लांट में? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस है नहीं या खत्म हो गया? है ना? अब उनकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो सीव ट्यूब में न्यूक्लियस ना होना किसका एग्जाम्पल है? डिफरेंशिएशन का। न्यूक्लियस क्यों नहीं है? क्योंकि फालतू में न्यूक्लियस की जगह, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली, डू यू नो? सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनली कौन है? न्यूक्लियस। वैक्यूल एक्चुअली प्लांट सेल की बात करें तो, ठीक है। और वैक्यूल को हम ऑर्गेनली में इसलिए नहीं रखते, वो आपने देखा भी है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है ना? तो एज इट इज अगर आपके सामने ये आ जाए कि भाई ये ऑर्गेनली है, ये फंक्शन क्या करता है सेल के लिए, तो आप बोलेंगे भाई उसके पास तो खाली सैप होता है वैक्यूल के पास, मिनरल्स और वाटर। यस और नो? तो ये प्लांट सेल में लिखा जाता है कि न्यूक्लियस सारी सेल्स में एज अ होल सबसे बड़ा है। प्लांट सेल में लिखा जाता है कि वैक्यूल 95% तक ऑक्यूपाई कर सकता है स्पेस को, लिखा हुआ है भी एनसीईआरटी में ना, है ना? बट वो किसका पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियस लार्जेस्ट है, इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कहने का यह है कि प्लांट सेल में सबसे बड़ा न्यूक्लियस और उसके बाद दूसरे नंबर पर क्लोरोप्लास्ट। ये सेल ऑर्गेनली की बात हो रही है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली कौन? न्यूक्लियस, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। अब एनिमल सेल में सेकंड लार्जेस्ट कौन होगा? एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इतना आसान है। एनिमल सेल में सेकंड लार्जेस्ट कौन हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो ये देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का इनमें से कोई भी पार्ट नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन आता है? GERL। ये गर्ल की स्पेलिंग नहीं है, इसीलिए मैंने गर्ल नहीं बोला इसे। गर्ल की स्पेलिंग होती है GIRL। मैंने बोला GERL कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? GERL कॉम्प्लेक्स।
अब आप करते रहिए जो भी आपको। गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब GERL कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में साथ में इसमें और कौन आ जाता है, निकालिए ना चैप्टर 8, सोच क्या रहे हैं, चेक इट आउट। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या है भाई? ऑल राइट, चलो पहले ये कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया। हम्म। तो अब आप पेज 245 पर देख लेना कि डिफरेंशिएशन के बारे में बुक में लिखा क्या है। यू नो व्हाट बच्चों, आपको सारे टिश्यू के बारे में सिर्फ एक एक लाइन आनी चाहिए और उस एक लाइन में से क्वेश्चन आना चाहिए। बात तो तब है, क्या कहते हो? हाँ। जो प्लांट टिश्यू हैं, ये दो तरीके के हो गए, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब डेफिनेशन आपके पास है, बोलिए हाँ या ना। दे हैव सेल्स विच आर एक्टिवली डिवाइडिंग, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक में फिर से दो बेसिस आ गए, दो बेसिस, नाम एक ही होगा। बेसिस क्या है भाई? पहला बेस है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जानते हो, पहले कौन आए? पहले हम आए कि आप आए? मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? तो ये ओरिजिन है। ओरिजिन के हिसाब से क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टम, पूरा नाम क्या होगा?
प्राइमरी मेरिस्टम और नंबर 2 सेकेंडरी मेरिस्टम। एक बात जो अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आती वो मैं बता दूं पहले आपको। बच्चे ये कहते हैं ये क्या चीज है, पता है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी? प्राइमरी प्लांट बॉडी किसे कहते हैं? ये रोज सिखा रहा हूं मैं, कल भी सिखाया था, परसों भी सिखाया था। जब तक आप परमानेंट हाइट तक नहीं पहुंचेंगे, और परमानेंट हाइट पर पहुंचकर आप रुकते नहीं हैं, आप उसी हाइट पर चलते रहते हैं, ठीक है? आपने पौधा लगाया या बीज लगाया, पौधा निकला, पेड़ बड़ा हो रहा है, तो जब तक वो बढ़ता चला जाएगा आप देखेंगे उसकी स्टेम भी ग्रीन होती है। फिर जब उसकी हाइट स्टेबल हो जाती है, मैं नहीं बोलूंगा रुक गई, जब उसकी हाइट स्टेबल हो जाती है तो अब वो साइडों में फैलना शुरू करता है। आपकी हाइट जब स्टेबल हो जाती है, कहते हैं अब आप लंबाई इतनी दी हो गई, लेकिन वजन तो बढ़ रहा है ना? वजन बढ़ना, मोटापा, साइडों में फैलना, लेटरल ग्रोथ, क्या बोलते हैं इसे? लेटरल ग्रोथ। तब आप कहेंगे कि अब सेकेंडरी प्लांट बॉडी शुरू हो गई है, प्राइमरी प्लांट बॉडी खत्म, अब कौन शुरू हो गया? तो प्राइमरी प्लांट बॉडी में जितना भी टिश्यू वो प्राइमरी टिश्यू, और जब प्लांट की हाइट स्टेबल हो गई अब जो टिश्यू आएगा वो सेकेंडरी टिश्यू है। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम, पहले कौन आएगा? जो पहले से मौजूद हो वो, जो बाद में बने वो। आया कुछ समझ में? तो ओरिजिन एक बेस हो गया, दूसरा हो गया पोजीशन इन प्लांट बॉडी, एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम। देखना इस पे क्वेश्चन आ रहा है नीट में इस साल, इस पे आ रहा है। जब लोग गार्डन तैयार करते हैं ना घर में और लॉन उसमें डेवलप करते हैं, तो लॉन में क्या करते हैं ना, जो ग्रास के सीडलिंग होते हैं उनको दूर दूर लगा देते हैं और लॉन में पानी भर देते हैं, तो फिर ग्रास जो है वो फैलती चली जाती है, बहुत घनी होकर के आती है। हम उसको रनर भी तो कहते हैं, चैप्टर 5 में रनर। रनर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो कर रहा है। इट स्प्रेड्स टू न्यू निक, ऐसा लिखा है बुक में पेज 69 पर, कि वो नई नई हैबिटेट में फैलनी शुरू हो जाती है, तो लॉन भर जाता है। अब हम चाहते हैं और घना हो जाए लॉन, तो हम क्या करते हैं, उस पर मशीन चला देते हैं। मशीन चलेगी, घास कटेगी तो और घनी घास आएगी, और मशीन अगर नहीं है तो उसको किसी जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनको छोड़ दो वहां पर। गाय भैंसे जितना चारा चरेंगी, घास उतनी ही घनी होकर के आएगी। लेकिन अगर वो दिन भर आपने छोड़ दिया और रात भर भी छोड़ दिया तो फिर आपका ग्रासलैंड खत्म हो जाएगा। ओवर ग्रेजिंग हार्मफुल है, ज्यादा चरवाना नुकसान देगा, किसको? जानवर को भी, है ना? ओवर ईटिंग इज हार्मफुल, इंडाइजेशन हो जाएगा, तो उनके लिए भी नुकसानदेह है, और वो लॉन के लिए भी है। लेकिन अगर ग्रेजिंग होती रहेगी तो ग्रासलैंड हरे भरे रहेंगे। ये बात लिखी हुई है, इसके बारे में लिखी हुई है, पढ़ना जरा। ये जो चैप्टर 6 है ना एनसीईआरटी में, इसका सेकंड पेज है, वहीं पे मिल जाएगा। इंटर कैलरी मेरिस्टम के बारे में आपको वहीं मिल जाएगा बच्चों। क्या मिला? दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर। मिला? तो हर्बीवोर जो ग्रेजिंग करेंगे उससे फिर से जो पार्ट था वो निकल करके आ जाएगा। किसका काम है ये? अब आप बताइए, नीट के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्रेजिंग हर्बीवोर से जो लॉस पार्ट है वो रीजनरेट कौन कराता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यस और नो? लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दोनों प्राइमरी हैं। अब आप कहेंगे सर आंसर तो ये भी हो सकता था। ये पहले से मौजूद हैं इसलिए ये प्राइमरी हैं, बोलो हाँ या ना। लेकिन आपसे पूछ रहा है ना, अब प्राइमरी तो ये भी है, लेकिन प्लांट की स्टेम टिप पे ये होगा, रूट टिप पे ये होगा,
ये तो नहीं होगा ना, बोलो। तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, रूट टिप पे प्राइमरी मेरिस्टम है, हमने लिख दिया, हमारा आंसर सही होना चाहिए। नहीं, आपको स्पेसिफिकली बताना है कि ये है या ये है तो दोनों प्राइमरी। इसी तरह से कौन सा प्राइमरी है जिससे लॉस पार्ट रीजनरेट हो रहे हैं, आप ये लिख देंगे तो क्या सही हो जाएगा? ये तो करना ही पड़ेगा ना। चलो एक और तीसरा वो बता देते हैं, लेटरल मेरिस्टम। ये आएगा बाद में बच्चों। तो ये कौन है? सेकेंडरी। ये ओरिजिन के हिसाब से था और ये पोजीशन के हिसाब से। लेटरल का मतलब समझ रहे हैं? जब किसी पेड़ के तने का घेरा बढ़ जाए, हमने एक पौधा लगाया, वो पेड़ बनता है, फिर पेड़ का जो मेन ट्रंक होता है, जो तना होता है, वो हर साल उसका घेरा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और फिर इतना हो जाता है कि हमारे हाथों में भी नहीं आता। और एक पेड़ तो ऐसा है, उसका घेरा इतना बड़ा है कि 30 बच्चे हाथ से हाथ जोड़ के खड़े होंगे तब जाकर के उसका घेरा पूरा होगा। टॉलेस्ट ट्री 150 मीटर का, रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया जिम्नोस्पर्म है। तो 30 मीटर का घेरा है उसका, यानी कि 30 बच्चे हाथ से हाथ जोड़ के खड़े हों, रिंग बनाए तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। और पेड़ के सामने चींटी के बराबर लगेंगे, क्योंकि 100 गुना ज्यादा लंबा है। हम 1.5 मीटर के, वो 150 मीटर का। समझ रहे हो? आपकी किताब के पीछे बना हुआ है, बैक पेज ऑफ एनसीईआरटी बुक। कभी देखा ही नहीं हमने इतनी गौर से, उस नजर से नहीं देखा सर। है ना? कौन सी नजर से कि क्वेश्चन ही आ जाएगा इस पे तो। गॉट इट? हाँ जी। जिस पे टिक लगा हुआ है वो कहाँ पड़ा था? विच फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? फेबेसी। कल ही आया था सन हेम्प। सन हेम्प कौन सा पेड़ होता है जिससे सन की रस्सी बनती है? आप लोगों के शहर में जहां पर हार्डवेयर की शॉप्स हैं, जिसे आप कहते हैं कटरा, है ना, बुद्ध बाजार के पास, तो वहां पर आप जाइए रस्सी खरीदने, तो वो आपसे पूछेगा कौन सी रस्सी चाहिए। एक आती है जो सूखी, मतलब शाइनिंग नहीं होगी उसमें रस्सी में, दोनों नेचुरल हैं, सुतली जिसे बोलते हैं, सुतली। और एक आती है सन की रस्सी, जिसके फाइबर चिकने होते हैं, वो भी नेचुरल है, ब्राउन कलर की होती है। तो सन प्लांट का नाम है सन हेम्प, फेबेसी का मेंबर है। चैप्टर 5 में आपने पढ़ रखा है। उसी से फाइबर आते हैं। कौन से फाइबर आते हैं? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का नाम है, ठीक है। फाइबर सेल का नाम है, स्क्लेरीड सेल का नाम है। ये दो तरीके के स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू हैं, जिसमें या तो फाइबर्स हो या स्क्लेरीड। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक तरह की सेल्स हों। सिंपल का मतलब सिंपल। चैप्टर 7 में भी यही चलेगा, एनिमल टिश्यू में भी यही चलेगा, याद रखना। वहां पर भी अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल क्या होते हैं, तो आप बोलना सेल उस टिश्यू में एक ही तरह की सेल्स होंगी, ठीक है। और फिर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? फिर यही बकवास, वही जब करते थे वही अब कर रहे हैं हम। अभी सही हुआ था, अभी क्या करा था हमने? मेरिस्टेमेटिक कौन? जिनमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हों। तो परमानेंट कौन? अब वो नहीं बोलना है ना नॉन डिवाइडिंग, अब क्या बोलना है? लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। अब डिवाइड करना छोड़ चुके, वो डिफरेंशिएट हो गए ना। बोलो हाँ या ना। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन सी फेज में जाना पड़ेगा सेल्स को? G1 S G2 M G0। कुछ पता है? सेल साइकिल निकालो, सेल साइकिल निकालो।
चैप्टर 10, चैप्टर 10, जगह जगह डिफरेंशिएशन फैला पड़ा है, इतना डिफरेंशिएटेड टॉपिक है। ये लो, पेज नंबर 164, पेज नंबर 164, फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें लिखा है कि सेल कहां से निकलती है जी नोट में जाने के लिए? एग्जिट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, बड़े बड़े अच्छे बच्चे गलत करके आ रहे हैं, इसको ये लिख लेना आज ही कि सर ने ये बात बोली थी और हम भूल गए। इसे रिमाइंडर में लगा लेना। क्या? रोज रिमाइंड कराएगा वो आपको, रिमाइंडर क्या याद कराएगा? सेल्स एग्जिट G1, एस से एग्जिट नहीं कर रही है, G2 से एग्जिट नहीं कर रही है, एम से एग्जिट नहीं कर रही है, इट एग्जिट्स G1, है ना? G1 का मतलब समझते हो? लाइफ। G1 है कौन सा? तो सेल अपने जीवन को छोड़ करके अरेस्ट हो गई, कैद खाने में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि अब वो डिवाइड नहीं करेगी, अब उसे और भी काम करना है। जिंदगी भर उसे खाना थोड़ी पकाना है, यस और नो? अब उसे बिजनेस भी करना है, क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, बहुत कुछ काम करने हैं। तो वो सारे काम करने के लिए वो अपना जीवन छोड़ देती है। इससे ऐसे याद हो जाएगा, जीवन छोड़ के वो कैद खाने में चली गई, इन दैट कैद खाना इज जी नॉट। क्यों गई जी नॉट में? बुक में लिखा है क्यों गई। डिफरेंशिएशन नहीं है ये, किताब में लिखा है। जी नॉट में क्यों गई? मैं कह रहा हूँ तो इसलिए हाँ हाँ कर रहा हो। हाँ और? हाँ, जब बुलाया जाएगा तो वापस आ जाओ डिवाइड करने के लिए। नहीं समझे? यहाँ पर ये बात आ गई निकल करके कि जो डिवाइड कर रहे थे वो नॉन डिवाइडिंग हो गए, इसका नाम रख दिया डिफरेंशिएशन। लेकिन क्या पता उनको फिर से डिवाइडिंग कर लिया जाए, लिखा तो है बुक में, अनलेस कॉल टू डू सो, अनलेस कॉल अपॉन टू डू सो, कि हम उन्हें वापस बुला सकते हैं डिवाइड करने के लिए। जब आप उन्हें वापस बुलाएंगे डिवाइड करने के लिए तो उसका क्या नाम? डी डिफरेंशिएशन। देखो पेज 245, दूसरा टर्म आ गया ये, पेज 245 पर, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तुम लोगों की बुक में 217 पे है। और एनसीईआरटी में 245। क्या लिखते हैं बच्चों? जो डिवाइड करना छोड़ चुके थे उन्हें एक बार फिर से बुला लिया गया डिवाइड करने के लिए, ये बात वहां भी लिखी है सेल साइकिल में 164 पर। कौन सा पेज था? 164। और ये 245 पर भी लिखा है कि ये ऐसा नहीं होगा कि जो एक बार डिवाइड करना छोड़ चुके वो अब परमानेंट ही रहेंगे, उनको फिर से मेरिस्टेमेटिक बनाया जा सकता है। बोलो हाँ या ना? ये परमानेंट थे, बोलिए बच्चों, ये फिर से री मेरिस्टेमेटिक हो गए, और ये जो मेरिस्टेमेटिक थे ये परमानेंट बने। अब ये फिर से अगर परमानेंट हो जाएं तो इसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर 6 में ही पढ़ना है हमको, बार 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 पढ़ना है। ठीक है, जरा इस चार्ट को देख के बताइए, ये या ये तीनों, है ना? इन्हीं से तो ये बने, बोलो। अब इनमें से ये जो हैं ये वाले जो परमानेंट टिश्यू है ना बच्चों, पैरेनकाइमा,
आप देखेंगे कि ये पैरेन्काइमा ये शो करेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से वाले परमानेंट टिश्यू तो तीन ही हो गए, अब तीन में ऑप्शन क्या हो गए, चार हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फाइबर स्क्लेरीड, कौन डी डिफरेंशिएट होगा? ये मैंने बोल दिया तो मान लिया आपने? ये आप चेक करेंगे चैप्टर 6 में इस बात को? अभी नहीं, चैप्टर तो चल रहा है, ऑटोमेटिकली हमारे सामने ये बात आएगी कि पैरेन्काइमा ही डी डिफरेंशिएट होते हैं, नॉट कोलेनकाइमा, नॉट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्यों नहीं होते? डेड हैं वो। स्क्लेरेनकाइमा डेड हैं या डेड हो गए? क्यों हो गए डेड? उन्होंने अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर दिया बच्चों। क्या कर दिया? प्रोटोप्लाज्म लूज कर दिया, इसलिए वो डेड हो गए। पहले तो थे लिविंग, बाद में डेड हो गए। अच्छा भाई, ये क्यों नहीं होते? इनकी दीवारों पे थिकनिंग है, पैरेन्काइमा की दीवारों पे कोई थिकनिंग नहीं है। समझ रहे हो? और थिकनिंग आने की वजह से सेल के अंदर छोटा बड़ा होने की जो चेंजेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्या लिखा है? कोलेनकाइमा, इसका मतलब होता है कोनों पे थिकनिंग। कितना आसान है। कोलेनकाइमा कौन से टिश्यू होते हैं? जिस टिश्यू की सेल्स की कोनों पे थिकनिंग हो। कोने समझते हो? कोने, ये कोना है, ये कोना है, वो कोना है, ये कोना है। तो आप क्या लिखते हैं? थिकनिंग ऑफ, और थिकनिंग एट कॉर्नर्स। कोनों को क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है, देखिए थिकनिंग ही थिकनिंग में, आप जरा इन दोनों को चेक करिए, ये लिविंग, ये डेड, पहला डिफरेंस, हाँ या ना? अब आप बताइए दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, तो आप कहेंगे सर इनकी दीवारों पे थिकनिंग होती है सेल्स की। लेकिन थिकनिंग में डिफरेंस है, इनके कोनों पे थिकनिंग है और इनके सब तरफ, ऑल अराउंड द वॉल, सारी दीवार पे, पूरी दीवार पे थिकनिंग है। कौन सी दीवार पे? दो दीवारें होती हैं सेल के पास, एक बार में एक ही होती है। क्या बोल रहे हैं सर आप? सेल की वॉल में दो लेयर होती हैं, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। पहले कौन सी आएगी? सेकेंडरी वॉल उसके खत्म होने के बाद आएगी या उसके रहने पे ही आएगी? अभी बोला ना मैंने, एक बार में एक ही लेयर होगी। तो जब प्राइमरी वॉल खत्म हो जाएगी तो सेकेंडरी वॉल आएगी। परमानेंट कौन सी? आपके दूध के दांत परमानेंट है या परमानेंट टीथ परमानेंट है? ये बात परमानेंटली याद कर ली, हाँ या ना? तो प्राइमरी वॉल किसकी तरह है? दूध के दांत की तरह है, मिल्क टीथ की तरह। वो शुरू में आएगी, गिर जाएगी। फिर कौन सी आएगी? तो जितनी भी थिकनिंग पिकनिंग होनी है, थिकनिंग पिकनिंग, समझ गए? वो किस पे होगी? सेकेंडरी वॉल पे होगी। जरा सेल वॉल निकालना चैप्टर 8 में। ये बात मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी में लिखी, मार्क कर लो। कितना साफ लिखा है एनसीईआरटी में बच्चों, कितना क्लियर लिखा है, कितना साफ लिखा है, कितने अच्छे से बता रहे हैं वो कि भैया प्राइमरी वॉल बड़ी हो सकती है, उसमें एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी होती है, जब वो खत्म हो जाती है बेटा मिसबा मिला? क्या है? यंग प्लांट सेल का मतलब क्या? बताना जरा, बोर्ड पे लिखा है प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी में सेल में कौन सी वॉल होगी? प्राइमरी वॉल। और प्राइमरी प्लांट बॉडी क्या होती है? जब तक पेड़ की लंबाई बढ़ेगी, और जब लंबाई, इतना मारूंगा रुक जाएगी बोला तो, जब लंबाई स्टेबल हो जाएगी, शाबाश, कितने अच्छे बच्चे। जब लंबाई स्टेबल हो जाएगी तो कौन सी आएगी? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी प्लांट बॉडी में सेकेंडरी वॉल मिलेगी, और वो परमानेंट होती है, और उसी पे सारी थिकनिंग आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थिकनिंग जो सेल वॉल पर होती है वो कौन सी लेयर पे होती है, प्राइमरी वॉल पे कि सेकेंडरी वॉल पे कि मिडिल लैमेला में, या एक कोई और ऑप्शन डाल देते हैं वो। तो सीधी बात समझ के चलो, इसमें थिकनिंग कहां पर है?
इसमें है ही नहीं, इसमें पूरी दीवार पे, पूरी दीवार पर, कौन सी दीवार, प्राइमरी के सेकेंडरी? आई बात समझ में? हमने कच्ची दीवार लगाई पहले, देखा नहीं है लोग प्लॉट पे कच्ची दीवार लगा देते हैं, अंदर काम चलता रहता है, पता नहीं क्या चल रहा है। फिर वो कच्ची दीवार जब हटती है तो अरे इन्होंने बढ़िया विला बना लिया, इन्होंने तो बंगला बना लिया अंदर, है ना? तो प्राइमरी वॉल थी। अब जो बनी है वो सब परमानेंट हैं। तो भाई एक डिफरेंस तो हो गया लिविंग और डेड का, दूसरा हो गया थिकनिंग कोनों पर है, पूरी दीवार पे है। तीसरा डिफरेंस हो गया, इनमें जो थिकनिंग है वो लिग्निन की है, लिग्निन की थिकनिंग, राइम हो गया, ठीक है। और इसमें थिकनिंग काहे की है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन। थिकनिंग के कंपाउंड में भी डिफरेंस है, थिकनिंग की कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस है बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, थिकनिंग की पोजीशन में भी डिफरेंस है। तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में डिफरेंस समझ में आए? एक एक लाइन की चीजें हैं, इतना आसान इतना शानदार चैप्टर है ये, बच्चों को लगता है कि ये सबसे ज्यादा ड्राई है। बच्चे लेते नहीं एनाटमी, हायर क्लासेस में बीएससी एमएससी में डरते हैं, अरे बहुत ड्राई है। इससे ज्यादा मजा किसी में नहीं आता। नेचर में घूमने को मिलता है कि कहीं पे पेड़ कटाए, चलो उसकी एज निकालेंगे कितनी है, जरा सेकेंडरी जो वो होती है ना ग्रोथ, जो एनुअल रिंग्स है वो गिनेंगे, चल के शिमला जा रहे हैं, अपना टूर फाइनल करा लिया भाई, चलो जरा एनुअल रिंग गिनने चल रहे हैं, वहां पर कोई पेड़ गिरा है, सुनने में आया है बहुत पुराना पेड़ था, उसकी एज निकाल के आते हैं। तो ये हमारे आपकी एज पे नहीं, वो जो मास्टर्स किए हुए होते हैं, है ना? तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, इजी, प्लस क्वेश्चंस फ्री फंड के हैं यहाँ से। और पता है, पहला ही क्वेश्चन रखा हुआ है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, उसे देखते ही सब कुछ भूल गए हम जो पढ़ के आए थे, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं चैप्टर, उसे हल्के में ले लिया। और हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन पे नजर तब डालनी है जब हमें ये समझ में आ जाए कि ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है जो हमने सॉलिड पढ़ तैयार करा है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारी बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल, तो हम पहले पेपर में ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन ढूंढेंगे, या बायोटेक हमारी बहुत अच्छी है, बायोटेक के क्वेश्चन ढूंढेंगे हम। कहाँ है भाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जल्दी निकालो जरा, उसका सवाल तो आना ही था पक्का, अरे ये रखी है, चलो ये हो गया। पेपर ऐसे करा जाता है ना? चलो जरा देखें चैप्टर 5 से क्या पूछा है, मेंडल के बारे में कुछ पूछा है, पी प्लांट कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अरे ये आ गया, ये लो ये कर दिया। ऐसे ढूंढना है पेपर को। पेपर भी डर जाएगा कि यार कौन बैठा है ये सामने, ये तो ढूंढ ढूंढ के मार रहा है, मुझे चुन चुन के मार रहा है। यस और नो? ऐसे थोड़ी कि पहला क्वेश्चन पढ़ा और बस हाथ कांपने लगे, घबरा गए हम, अरे ये क्या हुआ, ये तो हमें आता ही नहीं। पेपर को ऐसे पलटना, एरियल सर्वे, और इतना शोर ना हो कि बाकी सब डिस्टर्ब हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में, टीचर क्या ये क्या कर रहे हो। हल्के हल्के आराम से पलटो, अपने पसंद के क्वेश्चन देखो, सामने नजर पड़ जाएगी बिल्कुल उन पर कि ये हमें करना था। पीसीआर का डायग्राम कहाँ पर है भाई, चलो जल्दी से लाओ। डीनेचुरेशन एनीलिंग एक्सटेंशन कहाँ लिखा है पेपर में, चलो जल्दी से टिक करेंगे। आएगा, क्यों नहीं आएगा, बच के कहाँ जाएगा? चलो जरा साइक्लोस्पोरिन ए देख लें, स्ट्रेप्टोकाइनेस देख लें, पक्का रखा है, 100% रखा हुआ है ना? जो हमारा चैप्टर 10 है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उससे तो 100% क्वेश्चन आना है, सबसे छोटा चैप्टर। और उसमें भी जो 3 पैराग्राफ है ना, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, पक्का आएगा सवाल वहां से। 3 चीजें थी वहां पर, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनेज एसटीके, और स्टैटिन। वो फंजाई से आ रहे हैं कि बैक्टीरिया से आ रहे हैं, उनके नाम क्या हैं? इन तीनों की टेबल हमने बनाई थी, उस टेबल से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, बच के जा ही नहीं सकता। कहाँ जाएगा बच के? तो हम अपनी पसंद के क्वेश्चन ढूंढें, छांटें, उनको पहले करें कि लाओ जरा एनाटॉमी से कौन सा सवाल आया है, पहले उसे करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ दिख रही है हमको, सेकेंडरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, परेशान होते रहते हैं बच्चे इसमें। ये क्लियर हो गई बात? आपको ये समझ में आया कि इन तीनों में से फिर से मेरिस्टमेटिक कौन होगा? पेरेनकाइमा, ना तो कोलेनकाइमा ना स्क्लेरेनकाइमा। ये सवाल अभी तक आया नहीं है, और बन सकता है, नया क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर की शायद नजर ना पड़ी हो इस बात पे कि यार ऐसा सवाल भी बच्चों से पूछो कि डी डिफरेंशिएशन किसका होता है, पेरेनकाइमा का, कोलेनकाइमा के, कि स्क्लेरेनकाइमा का, है ना? या फिर ये जो दो हैं यहां पर, कौन कौन, जाइलम और फ्लोएम, इनका,
है ना भाई, इनका होना है, तो वो चेक करना है हमको। अब जाइलम और फ्लोयम, बात कहां पर रुकी थी या कहां से बात बढ़ गई थी, वो वापस आ जाएं उसी बात पे। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो जिसमें एक तरह की सेल्स होंगी, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो जो एक से ज्यादा तरह के सिंपल टिश्यू से बने हो। ये और ये मिल गए तो ये बन गया। हम ये नहीं कहेंगे एक से ज्यादा तरह की सेल्स होंगी, हम क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा तरह के सिंपल टिश्यू होंगे तो बनते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ऐसे ही चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू में भी आपको बोलना है, ठीक है। जब एनिमल टिश्यू में आपको बताया जाए कि सिंपल टिश्यू होते हैं और कंपाउंड टिश्यू होते हैं, तो कंपाउंड क्या बोलोगे, एक से ज्यादा सिंपल टिश्यू से बनते हैं कंपाउंड टिश्यू। वही वहां पे बोलना है, वही यहां पे बोलना है, ठीक है। जाइलम में चार चीजें होंगी, फ्लोयम में भी चार चीजें होंगी, वो चारों चीजें हमें लिखनी है। जाइलम में 3 लिविंग 1 डेड, फ्लोयम में सॉरी 3 डेड 1 लिविंग, चार में से 3 डेड 1 लिविंग। फ्लोयम में 3 लिविंग 1 डेड। कुछ समझ में आया। जाइलम काहे का बना हुआ है, एक से ज्यादा सिंपल टिश्यू का। जाइलम काहे का बना है, एक से ज्यादा सिंपल टिश्यू का बना हुआ है, और उनमें से 3 डेड है 1 लिविंग है। लिविंग कौन, यही तो है बचा हुआ, ये भी लिविंग है लेकिन ये वाला। वहां पे फ्लोएम में 3 लिविंग है 1 डेड है, वो डेड कौन, ये रखा तो है हमारे सामने, है ना। ये फ्लोएम के जो फाइबर होते हैं इसी से रस्सी बनती है। जाइलम के फाइबर से नहीं बनती रस्सी, काहे से बनती है, सोफा के अंदर जो जूट लगाया जाता है वो भी यही फ्लोएम फाइबर होते हैं। जो बेड के ऊपर गद्दा डाला जाता है उसे बोलते हैं क्वायर फोम। एक तरफ फोम होता है स्पंज, और दूसरी तरफ होता है क्वायर, वो भी यही फ्लोएम फाइबर होते हैं, ठीक है। और बताऊं, आजकल लोग पागल हुए पड़े हैं। अरे इसके लिए, है ना। अब ये ऐसे लिखा है किताब में खाली फ्लैक्स, तो बच्चे समझते हैं फ्लैक्स वो जो लगाते हैं ना, जो बैनर बन रहे हैं आजकल फ्लैक्स के, वो सिंथेटिक है भाई, बैनर नहीं बन रहे। विपिन सर फिजिक्स, विश्वास सर फिजिक्स, वो बैनर बन रहे हैं फ्लैक्स के, ये नहीं। ये है अलसी, आलसी नहीं, अलसी। अलसी के बीज कौन खाते हैं, जो आलसी होते हैं। हम वर्कआउट तो करेंगे नहीं, हम एक्सरसाइज करेंगे नहीं हम, है ना, फिर बैड फैट बढ़ जाएगा। बैड फैट को कम करने के लिए क्या करेंगे, गुड फैट खाएंगे, ओमेगा 3 चाहिए हमें, वो इससे मिलेगा। ये जो वेस्टर्न मॉल है आपके शहर में, जिसे आप वेब मॉल कहते हैं, वेब तो सिनेमा है वहाँ पे, मॉल का क्या नाम है, वेस्ट एंड मॉल। उसके बाहर ना अब लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे फड़ लगा करके, यू नो, दोज वेंडर्स आर हैविंग ये फ्राइड रोस्टेड फ्लैक्स सीड, बड़ा अच्छा लगता है पैकेट, घर ले आते खरीद के फौरन, खाते नहीं 15-15 दिन तक, वो अलग बात है, रख देते हैं लाके, अरे यहाँ अलसी के बीज मिल रहे हैं, चिया सीड्स मिल रहे हैं, वो ले आए। यू नो चिया, चिया क्या चीज़ है ये लोग बहुत खरीदते हैं, कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है हमारी कंट्री में, क्या बात है, खरीदेंगे खाएंगे नहीं। ये ढूंढना जरा चिया सीड्स, देखो कितनी बढ़िया चीज़ है। चिया सीड्स खा भी लिए, है क्या ये, नाम तो बताओ हिंदी में, है। अरे मैं बताऊंगा तुम्हें, पहले तुम ढूंढो तो। काले काले होते हैं, है ना, फिर पानी में डाल दो तो कितना बढ़िया लगते हैं, है ना, इसको बोलते हैं तुक मलंगा। अरे सब ने खाया है, तुम लोगों ने कुल्फी नहीं खाई है, कुल्फी फालूदा, कुल्फी खाते हो, उसमें नूडल्स होते हैं फालूदा,
उसमें ब्लैक और वाइट कलर के जो डालते हैं वो होते हैं चिया सीड। दे आर वेरी वेरी गुड फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बड़े अच्छे होते हैं ये चिया सीड्स। आप अगर पानी में डाल दें तो जेल बन जाएगा। तो उसी में कुल्फी फालूदा में वो डाल करके देते हैं। और आई एम रियली सॉरी टू से, यहाँ पर अपने शहर में उसे बोलते हैं जुएं, लाइस। जुएं तो डालो इसमें, कुल्फी वाले से कहते हैं जुएं तो डाली नहीं तुमने। आओ फिर बड़े मजे से खाते हैं। क्योंकि वो लगती है ना काली काली छोटी छोटी सी। नो नो, इट्स रियली वेरी गुड। तो आपको डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर तो इस तरह की चीजों से कभी भी दे डोंट गेट फेड अप, दे डोंट गेट इरिटेटेड। किसी भी तरह का नाम उनके सामने आ जाए, उन्हें हर कंडीशन में खाने पीने रहने की आदत होती है। यस और नो? मतलब वो ऑपरेट कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, भूख लग रही तो उसके बीच में भी खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा थोड़ी है आपकी तरह अगर खून देखा और बेहोश हो गए, चक्कर आने लगे। ऐसे लोग डॉक्टर नहीं बनते। यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट। यस और नो? स्ट्रांग तो माइंड होता है वैसे। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।